गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसमें इससे पहले आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में जाना। आज अपन चर्चा करेंगे प्रोविजंस कंडीशंस एज टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, यानी अंशों के आवंटन के संबंध में क्या व्यवस्थाएं हैं या शर्तें हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अंशों के आवंटन के संबंध में लागू होने वाली व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। दो कंडीशन कौन सी है इसमें? दो, एक तो सामान्य व्यवस्थाएं या शर्तें और एक है कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाएं या शर्तें। तो पहले सामान्य व्यवस्थाएं या शर्तें। तो जो आवेदकों के आवेदन पत्रों पर स्वीकृति देना ही अलॉटमेंट कहलाता है और उसके परिणाम स्वरूप ही कंपनी तथा आवेदकों के बीच अनुबंधात्मक संबंधों का जन्म होता है। ऐसे में वैध अनुबंधात्मक संबंधों की स्थापना के लिए अंशों के आवेदन पत्रों पर स्वीकृति अर्थात अंशों का आवंटन अलॉटमेंट उचित रूप में किया जाना चाहिए। इसके लिए अंशों का आवंटन करते समय जो आवेदन पत्रों को जो स्वीकार कर रहे हैं उस समय कुछ शर्तें हैं या नियम है जिनकी पालना करनी पड़ती है। जैसे आवंटन उचित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, यानी जो प्रॉपर अथॉरिटी है उसके द्वारा ही अंशों का अलॉटमेंट होना चाहिए। तो अंशों का आवंटन कंपनी के उचित एवं अधिकार प्राप्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा ही किया जाना चाहिए। जनरली अंशों का अलॉटमेंट करने का अधिकार संचालक मंडल का है, लेकिन अंतर नियमों में व्यवस्था हो तो संचालक मंडल अंश अलॉटमेंट, जो शेयर अलॉटमेंट है, उसका अधिकार प्रबंध संचालक या संचालकों की समिति को भी सौंप सकता है। नेक्स्ट है अंशों का आवंटन उचित समय में किया जाना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि स्वीकृति उचित समय में दी जानी चाहिए। ये बात अंशों के आवेदन पत्रों की स्वीकृति यानी अलॉटमेंट के संबंध में भी लागू होती है। यदि कंपनी अंशों का अलॉटमेंट उचित समय में नहीं करती है तो कंपनी आवेदकों को उन अंशों को लेने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकती है। उचित समय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, किंतु सार्वजनिक निर्गम यानी जो पब्लिक इश्यू है उसके द्वारा अंशों का आवंटन करने की दशा में सेबी के जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना पड़ता है। जो नए दिशा निर्देश है वो इस प्रकार है। वर्तमान में कंपनियों को निर्गम बंद होने के 15 दिनों के अंदर अलॉटमेंट देना पड़ता है। यदि कंपनी निर्गम बंद होने के 15 दिनों के अंदर अगर अलॉटमेंट पत्र नहीं भेजती है अथवा धन वापसी करने में त्रुटि करती है तो कंपनी को उसके बाद आवेदन शुल्क पर 15% वार्षिक दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट है आवंटन की सूचना का संवहन होना चाहिए। कंपनी जब अंशों का अलॉटमेंट कर देती है तो उसे अलॉटमेंट की सूचना आवेदक के पास जरूर भेजनी चाहिए। ये नियम इस बात पर आधारित है कि स्वीकृति का संवहन आवश्यक है, यानी इसकी सूचना उसको प्राप्त होनी चाहिए। यदि आवेदक को अलॉटमेंट की सूचना नहीं भेजी जाती है तो वह अलॉटमेंट से जो है बाध्य नहीं होगा तथा वह अंशधारी के रूप में रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी भी नहीं ठहराया जा सकता है। तो अलॉटमेंट की सूचना का उचित संवहन तब हुआ माना जाता है जबकि आवेदक को उचित रूप से अलॉटमेंट की सूचना दे दी गई हो, किंतु ऐसा करने के लिए कोई औपचारिक आवंटन पत्र भेजना अनिवार्य नहीं है। उचित सूचना तब की हुई मान ली जाएगी जबकि आवेदक को अलॉटमेंट की जानकारी करा दी गई हो, किंतु कंपनी द्वारा आवेदक का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिख लेने मात्र से आवेदक को अलॉटमेंट की सूचना हुई नहीं मानी जा सकती है। नेक्स्ट है आवंटन शर्त रहित होना चाहिए। कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन शर्त रहित होना चाहिए। यद्यपि आवेदक अपने प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन की शर्तों
उस नई शर्तें लगा सकता है, किंतु कंपनी अलॉटमेंट के संबंध में कोई विशेष शर्त नहीं लगा सकती है। यदि कंपनी अलॉटमेंट में कोई शर्त लगा देती है तो वह अलॉटमेंट व्यर्थ होगा। उदाहरण के रूप में एक मामले में एक व्यक्ति ने कंपनी के कुछ शेयर खरीदने का आवेदन इस शर्त के साथ किया कि उसे कंपनी की नई शाखा का कैशियर बना दिया जाएगा। कंपनी ने उसे कैशियर नहीं बनाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि आवंटन से आवेदक बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है अंश लेने के प्रस्ताव तथा आवंटन का खंडन। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी प्रस्ताव अथवा स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार किसी भी प्रस्ताव का प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन होने से पूर्व किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है, जबकि स्वीकृति का खंडन स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है। अतः प्रत्येक आवेदक अपने प्रस्ताव अर्थात अंशों के लिए आवेदन पत्र का खंडन कंपनी द्वारा अंश अलॉटमेंट की सूचना भेजने से पहले कभी भी कर सकता है तथा कंपनी से अपने आवेदन राशि लौटाने की मांग कर सकता है। नेक्स्ट है प्रतिफल कंसिडरेशन। अंशों का अलॉटमेंट जो है वो वैध प्रतिफल के बदले ही किया जा सकता है। कोई भी कंपनी भेंट के रूप में किसी को भी कंपनी के अंश अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। यदि अंशों के अलॉटमेंट के बदले कोई ऐसा प्रतिफल नहीं दिया गया है जिसका मुद्रा में मूल्य आंका जा सकता है तो वह अलॉटमेंट कंपनी के अधिकारों के बाहर होने के कारण व्यर्थ होता है। अतः भेंट या दान में कंपनी के अंशों का अलॉटमेंट वैध नहीं होता है। यहाँ ये बात भी जरूरी है कि संचालकों को कंपनी के अंशों का अलॉटमेंट कंपनी के सर्वोत्तम हितों के लिए सद्भाव से करना चाहिए। एक मामले में एक कंपनी के ऊंचे बाजार मूल्य वाले अंश कंपनी के संचालकों ने बहुत ही कम मूल्य पर अलॉटमेंट कर दिए। निर्णय दिया गया कि अलॉटमेंट कंपनी के सर्वोत्तम हितों में नहीं है। तो ये है सामान्य व्यवस्थाएं या शर्तें शेयर अलॉटमेंट के बारे में। नेक्स्ट है जो कंपनी है, कंपनी अधिनियम की जो व्यवस्थाएं दी हुई है उसमें शर्तें और प्रतिबंध दिए हुए हैं। प्रविवरण के माध्यम से प्रतिभूतियों या अंशों के अलॉटमेंट के संबंध में कंपनी अधिनियम में कुछ प्रावधानों, शर्तों या प्रतिबंधों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ का विवरण जो है आपके सामने है। जैसे पहले है प्रविवरण का पंजीयन। जब भी कोई कंपनी जनता को अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए आमंत्रित करना चाहती है तो उसे प्रविवरण का पंजीयन या निर्गमन करना होता है। ऐसे प्रविवरण में कंपनी अधिनियम तथा सेबी के विनियमों द्वारा निर्धारित की गई सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए तथा निर्धारित किए गए प्रतिवेदनों, घोषणाओं आदि को भी सम्मिलित करना चाहिए। इस पर कंपनी के प्रत्येक संचालक अथवा प्रस्तावित संचालक के हस्ताक्षर होने चाहिए। इन सभी प्रावधानों का पालन कर तैयार किया गया प्रविवरण जब रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा तो वह उसका पंजीयन कर देगा। कंपनी को प्रविवरण के पंजीयन के 90 दिनों के भीतर जनता को निर्गमित कर देना चाहिए, अन्यथा वह प्रविवरण वैध नहीं होगा। नेक्स्ट है संक्षिप्त विवरण के साथ आवेदन पत्र जारी करना। सार्वजनिक निर्गम द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन करने वाली प्रत्येक कंपनी को प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु जारी किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संक्षिप्त विवरण भी जारी करना होता है। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रविवरण की प्रति आवेदन करता है तो कंपनी को उसे अभिदान सूची एवं प्रस्ताव के बंद होने से पूर्व उसकी प्रति उपलब्ध करानी पड़ती है। कोई कंपनी ऐसा करने में त्रुटि करती है तो वह प्रत्येक त्रुटि के लिए 50,000 रुपये के दंड की भागी होगी। ये धारा 33(1) में दिया गया है। नेक्स्ट है इसका न्यूनतम राशि या अभिदान राशि।
आपने इसके बारे में पहले विस्तृत से जानकारी ले ली है। तो जनता को प्रस्तावित की गई प्रतिभूतियों का अलॉटमेंट तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि कुछ शर्तें पूरी नहीं हो जाती है या उनकी पालना नहीं की जाती है। जैसे प्रविवरण में उल्लेख किया गया है वो न्यूनतम राशि अभिदान प्राप्त कर लिया गया है और न्यूनतम राशि के लिए आवेदन पर देय राशि का भुगतान हो गया है और कंपनी द्वारा वह राशि चेक या अन्य विलेख से प्राप्त हो गई है। इसमें प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गम करने वाली प्रत्येक कंपनी को सेबी के विनियमों एवं दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। सेबी के विनियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपने प्रविवरण में न्यूनतम अभिदान राशि का उल्लेख करना होता है और ये राशि सार्वजनिक निर्गम शुद्ध राशि के 90% के बराबर होती है। नेक्स्ट है आवेदन राशि। आवेदन पर देय राशि प्रतिभूति के अंकित मूल्य की कम से कम 5% होगी अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई इससे अधिक प्रतिशत यह राशि होगी। नेक्स्ट है न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होने पर आवेदन राशि की वापसी। कई बार कोई कंपनी प्रविवरण जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई अवधि में न्यूनतम अभिदान की राशि तथा आवेदन पर देय राशि प्राप्त नहीं कर पाती है तो ऐसी दशा में उस कंपनी को आवेदन पत्र पर राशि को निर्धारित की गई अवधि में लौटाना पड़ता है। अब इस बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि एमसीए के द्वारा अधिसूचित नियमों के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि यदि कोई कंपनी न्यूनतम राशि का आवेदन प्राप्त नहीं कर पाती है तथा आवेदन पर देय राशि प्राप्त नहीं कर पाती है तो कंपनी के आवेदन पर प्राप्त संपूर्ण राशि का निर्गम बंद होने के 15 दिनों के भीतर लौटा देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी के दोषी संचालक संयुक्त एवं पृथक रूप से उस राशि को 15% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के लिए उत्तरदायी होंगे। दंड है इसमें। कई बार कोई कंपनी न्यूनतम राशि का अभिदान एवं आवेदन पर देय राशि को प्राप्त करने में असफल हो जाती है। ऐसी दशा में यदि कंपनी उस राशि को निर्धारित रीति एवं समय जो बताया गया है उसमें नहीं लौटा पाती है तो कंपनी तथा उसके प्रत्येक दोषी अधिकारी को प्रत्येक दोष के लिए 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड अथवा 1 लाख रुपए के दंड से जो भी कम हो से तब तक दंडित किया जाएगा जब तक ऐसा दोष जारी रहेगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक प्रस्ताव से पूर्व जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको आवेदन करना। प्रतिभूतियों का सार्वजनिक प्रस्ताव करने वाली प्रत्येक कंपनी ऐसा प्रस्ताव करने से पूर्व एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो सेंटर है उनको आवेदन करेगी और ऐसा आवेदन उन केंद्रों पर कंपनी की जो सिक्योरिटीज है प्रतिभूतियाँ हैं उनके लेन देन की अनुमति प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है जो प्रोस्पेक्टस है प्रविवरण है उसमें स्टॉक एक्सचेंज जो सेंटर है उसके नाम का उल्लेख होना चाहिए। प्रविवरण में उन सभी स्टॉक एक्सचेंज सेंटर का नाम लिखा जाएगा जिन्हें कंपनी द्वारा अपनी सिक्योरिटीज के लेन देन करने के लिए आवेदन किया गया है। आवेदन राशि को रखना। आवेदन राशि के रूप में प्राप्त संपूर्ण राशि को किसी अनुसूचित बैंक में पृथक खाते में रखना होगा। आवेदन राशि का उपयोग। आवेदन राशि का उपयोग कुछ उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी उपयोग में नहीं किया जा सका, जैसे प्रतिभूतियों के अलॉटमेंट की राशि के समायोजन के लिए ऐसा समायोजन भी किया जा सकेगा, जबकि प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए स्कंद विनिमय केंद्र या केंद्रों की अनुमति मिल गई है। प्रोस्पेक्टस के यानी प्रविवरण के अनुसरण में आवेदकों से प्राप्त राशि का सेबी द्वारा निर्धारित अवधि में पुनर्भुगतान के लिए रीपेमेंट यदि कंपनी किसी भी कारण से प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर सकी है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में उपयुक्त शर्तों के पालन से मुक्ति की शर्त अगर लगाई है तो वो वैध है। कोई भी शर्त जो ये ऊपर जो आपने चर्चा की है
बिंदु में, यानी 8 से लेकर के 10 तक, तो इसके प्रावधानों के पालन से मुक्ति हेतु आवेदक से अपेक्षा करती है अतः आवेदक को बाध्य करती है, तो अगर ऐसी शर्त लगा भी दी गई है तो वो व्यर्थ होगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, जैसे 8 से 10 के बीच में जो प्रावधान है उनकी पालना नहीं की जाती है, तो इनके लिए दंड भी दिया जाता है। वो दंड क्या है? यानी 8, 9, 10 के जो प्रावधान है, धारा 40 के प्रावधान है ये, इनका पालन में अगर कोई त्रुटि की जाती है तो कंपनी को कम से कम 5 लाख रुपए के तथा अधिकतम 50 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 1 वर्ष तक के कारावास की सजा अथवा कम से कम 50,000 रुपये के तथा अधिकतम 3 लाख रुपए के तक के अर्थदंड से अथवा दोनों ही दंडों से दंडित किया जा सकेगा। इस तरह से आपने जो सिक्योरिटीज है या जो प्रोविजंस है अलॉटमेंट के, उनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।